A very good day to all of you. Once again, here comes Saurav Kumar and welcomes you to Aspect Vision. आज की क्लासेस आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं C++ और C++ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही कोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं वो है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें जानेंगे और आज जो है हम लोग इसकी शुरुआत करने वाले हैं। हमने इसके पहले सी पढ़ा है, सी के काफी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं, सी का कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है। तो ये जो सब्जेक्ट है सी प्लस प्लस, ये इससे एक वर्जन ऊपर है। कहने का मतलब कि सी के फीचर्स तो है ही, सी के साथ कुछ ना कुछ उसमें एडिटिव फीचर्स भी है। तो सी प्लस प्लस हम लोग ऐसे भी पढ़ते थे कि कुछ अगर इंक्रीमेंट वैल्यू लिया हमने तो उसको हम लोग प्लस प्लस करते थे, है ना। तो सी प्लस प्लस का मतलब होता है कि जो सी है उससे एक इंक्रीमेंट कर दिया गया, मतलब एक वर्जन ऊपर, एक एडवांस्ड वर्जन, इसमें कुछ ज्यादा फीचर्स एडेड हैं और वो सारे उप फीचर्स हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि इसको जो है सी से एक वर्जन ऊपर है। लिखने की तरीके जो है बिल्कुल थोड़े से बहुत बदल जाते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है, बट हाँ ये एक चीज है कि इसमें कई नए सारे फीचर्स ऐड हो जाने की वजह से हम लोगों को ये समझना पड़ता है कि लिखें कैसे और किस तरीके से जो है हम लोग इसको यूटिलाइज करें फर्दर। तो इसको जो है हम लोगों को पढ़ने के लिए काफी कुछ जो है सी की, जो भी सी लैंग्वेज हमने पढ़ा है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा, और दिमाग में रखने के बाद जो है इसी के ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ जो है ऐड करते चले जाएंगे। और उसमें मैं आपको कई बार आपको डिफरेंशिएट करके भी बताऊंगा कि सी में क्या होता था और सी प्लस प्लस में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, और आज से हम लोग C++ शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, C++ आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। और आज से आपकी बिल्डिंग जो है वो जो आपका C++ का जो बेसिक बिल्डिंग है, जो उसकी जो पिलर्स हैं वो हम लोग आज से डालने की कोशिश करेंगे और इसको जो है पूरा का पूरा बढ़िया हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। ये देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, ये जो है आपका सब्जेक्ट है। ऊप इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऊप, है ना। ऊप का मतलब क्या होता है, इसको ऊप बोलते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। तो यहाँ पे ये जो है हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, C++ का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इन्वेंशन कैसे हुआ। आप लोगों को पता होगा कि जो सी है, सी का जब इन्वेंशन हुआ था तो सी जब भी इन्वेंट हुआ था तो सी में उसको डेनिस रिची ने बनाया था। डेनिस रिची वाज द फाउंडर, और उन्होंने इन्वेंट किया था। और यहाँ पर जो है बीजार्ने जो है इन्होंने 1979 में AT&T लैब, अब यहाँ पे देखिए AT&T लैब, बेल लैब्स जो है ना, ये AT&T बेल लैब्स ये आपका सी के लिए भी था। सी भी यही बनाई गई थी और C++ भी यही बनाया गया है। कहाँ है ये, न्यू जर्सी USA में है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो आपका C++ है वो भी वही बना है जहां सी बना था, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो अलग है। वो डेनिस रिची थे सी में, और यहाँ पे है बिजार्ने स्ट्रासबर्ग। तो ये जो है स्ट्रासबर्ग जो है ये 1979 में इन्होंने बनाया था। इनिशियली इन 1979 नेम्ड एज सी विथ क्लासेस। तो इन्होंने जो नाम दिया था ना, सी विथ क्लासेस दिया था। सी विथ क्लासेस क्यों दिया था, क्योंकि C++ में हम लोग क्लासेस का प्रयोग कर सकते हैं, और क्लासेस का प्रयोग करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन यूटिलाइज इट फर्दर, कि इसको जो है बाद में हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्लासेस को किस तरीके से बिल्डअप करेंगे। तो ये क्लासेस उसी तरीके से बिल्डअप करते हैं जैसे हम लोगों ने पहले सी में स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते थे हम लोग, है ना। तो फंक्शन लिखते थे, स्ट्रक्चर बनाते थे, उसी तरीके से जो है यहाँ पे क्लास लिखते हैं, क्लास बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लास जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अराउंड बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो चीजें
होती हैं। तो यहाँ पर जो है सी प्लस प्लस बोला गया है, यहाँ पे लिख दिया गया इंक्रीमेंट एनहांसमेंट इन सी लैंग्वेज। अब जब इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे सी था तो सी से +1, तो सी +1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सी प्लस प्लस बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये प्लस प्लस है तो C+1 मतलब C++, तो इसलिए जो है इसको हम लोग C++ बोलते हैं। और इसका जो डॉट एक्सटेंशन है वो .cpp होता है, डॉट एक्सटेंशन। जैसे उसमें जो है C होता था, है ना, उसमें क्या होता था .c, उसमें .c होता था, लेकिन यहाँ क्या होता है .cpp। तो ये आपका जो है डॉट एक्सटेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। अब ये बेसिकली हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, जब हमने सी पढ़ लिया सी प्लस प्लस पढ़ने की क्या जरूरत है। तो भाई लोग इतना ज्यादा इसका यूजेस है ना कि इसको हम लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग बेसिक चीजें नहीं पढ़ पाएंगे। सी के बाद सी प्लस प्लस पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्योंकि सी के काफी सारे फीचर्स सी प्लस प्लस में यूज होते हैं। सी प्लस प्लस के बाद अगर आप जावा पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो, सी जो है एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन सी प्लस प्लस जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वहीं पर जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जब तक सी प्लस प्लस आप पढ़ेंगे तो आपको जावा के जब आप जावा पढ़ेंगे तो आपको सी प्लस प्लस से काफी सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें भी यूटिलाइज होते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सी क्या है, सी प्लस प्लस क्या है और फिर जावा क्या है। तो अभी आप जो सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं उसमें जो है कई सारे मोबाइल के जो गेम्स वगैरह हम लोग पहले खेलते थे वो सब इसी लैंग्वेज में बनाए गए। जैसे एग्जांपल में इन डिजाइनिंग पीसी और मोबाइल गेम्स, आपने पढ़ा होगा पहले जो है, आपने मोबाइल वगैरह में खेला होगा स्नेक गेम, है ना, मोबाइल में स्नेक गेम खेलते थे। तो ये यहाँ पर रहता था, इसको जो है ये अटैच कर देता था, है ना, ये देखिए ऐसा रहता था, ये बड़ा होते चला जाता था, इसमें जाता था फिर ये बड़ा होता जाता, फिर ये इसमें जाता था फिर ये बड़ा होता, फिर यहाँ पे जाता था तो ये ऐसा 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 चलता जाता था, फिर बड़ा होता था। तो वो स्नेक गेम्स है। तो वो जो है डिजाइनिंग जो है इसमें काफी ज्यादा यूजेस है इसका। तो उसके अनुसार मारियो जो है, मारियो गेम आपने खेला होगा, ये गेम कॉन्ट्रा खोला होगा, CS काउंटर स्ट्राइक खेला होगा, है ना, ये काउंटर स्ट्राइक भी एक गेम है। तो ये सारे गेम्स जो हम लोग खेलते हैं ना, ये सब सी और सी प्लस प्लस में बनाए गए। तो सोचिए कि इतना ज्यादा कुछ जो है इसमें यूजेस हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हम लोगों ने पहले भी देखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपका जो कंप्यूटर है उसका बेस। कंप्यूटर का बेस कहने का मतलब क्या है, कंप्यूटर का बेस कहने का मतलब यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वैसी चीजों को कहा जाता है जो हम यूजर, एज अ यूजर हम लोग हैं, यूजर और सिस्टम के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है और हमें सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करवाता है। तो ये ऐसे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पढ़ने हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे सी और सी प्लस प्लस में ही का बहुत ज्यादा प्रयोग है। इसमें ऐसा नहीं कि केवल सी और सी प्लस प्लस का है, कई सारे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज है, लेकिन सी और सी प्लस प्लस का सबसे ज्यादा यूज है। जैसे विंडोज 10 अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, एप्पल का जो है वो यूज हो रहा है, MS DOS जो है पूरा सी प्लस प्लस में बना हुआ है, यूनिक्स लिनक्स जितना भी है ये सब सी और सी प्लस प्लस में बना हुआ है। मेजर पार्ट्स ऑफ ऑल वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर रिटन इन सी एंड सी प्लस प्लस। काफी सारी चीजें हैं। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग वेब ब्राउजर्स करते हैं। वेब ब्राउजर्स में गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, आपका ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, ये सारे वेब ब्राउजर्स जो हैं वो भी इसमें भी सी और सी प्लस प्लस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेजर पार्ट्स ऑफ ऑल वाइडली यूज्ड वेब ब्राउजर्स आर रिटन इन सी एंड सी प्लस प्लस।
तो काफी ज्यादा यूजेस आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आपको भी बाद में बनानी है, बाद में आपको समझना है कि कैसे ब्राउजर बनाएंगे, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की चीजें कुछ कुछ संभालेंगे, तो कैसे संभालिएगा। जब तक आपको सी प्लस प्लस आएगा तभी तो आप उसमें कुछ काम कर पाओगे। इसका मतलब है कि ये, इसीलिए मैं इसके यूजेस बता रहा हूं ताकि आपको ये हिंट करना चाहिए कि अच्छा आप भी जब इस चीज को पढ़ लोगे तो ऐसे कई सारे काम आप कर सकते हो, है ना। तो यहां पर देखिए GUI एप्लीकेशंस है, अडोब फोटोशॉप हो गया, नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, MS ऑफिस हो गया, इन सब में C++ का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे GUI एप्लीकेशंस एडिटर्स आर रिटन इन C++। तो यहाँ पे C++ का कितना ज्यादा यूज है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब गेमिंग एक्टिविटीज में है, GUI एप्लीकेशंस में है, वेब ब्राउजर बनाने में है, कई सारी चीजों में ये यूटिलाइज हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग जब डेटाबेस पढ़ते हैं, मतलब डेटाबेस में जो है स्टोरेज के लिए हम लोग डेटाबेस को यूज करते हैं, तो ये डेटाबेस वगैरह भी जब हम लोग यूज करते हैं तो उसको भी सी और C++ में बनाया गया है। जैसे कि आपका ओरेकल डेटाबेस हो गया, SQL हो गया, DB2 हो गया, MongoDB हो गया, कई सारे चीज जो है आपका जो है यूटिलाइज होता है सी और C++ में। मेजर पार्ट्स ऑफ वाइडली यूज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स आर रिटन इन C एंड C++। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये पांचवा एप्लीकेशंस है, ये सारे एप्लीकेशंस पार्ट हैं। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे कि क्या क्या यूजेस है और क्यों हम लोग पढ़ते हैं C++। आखिर जब तक हम लोगों को पता नहीं होगा कि C++ क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने का इंटरेस्ट जो है ना वो नहीं आता है। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर क्रिएटिंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, सी खुद प्रोग्राम लैंग्वेज है, C++ खुद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल जावा, जावा जो है वो C और C++ में उसका यूज किया गया है। मोस्ट फेमस एंड वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा इटसेल्फ रिटन इन C++। जावा भी जो है C और C++ को यूज करके लिखा गया है। और वही नहीं, आप देखेंगे कि ये C और C++ के बहुत सारे फीचर्स जो है जावा में मैच होते हैं, इनबिल्ट हैं इसमें। तो काफी सारी चीजें आपको इसमें देखिए, ऐसे कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे कि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का प्रोग्राम है, MySQL वगैरह का प्रोग्राम, वो सब हम लोग जो है इसी के जरिए कर पाते हैं, है ना। अब देखिए आगे बहुत सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं। आपने ऑटोकैड का नाम सुना होगा, ऑटोकैड भी C++ के जरिए जो है बनाया जाता है। मैटलैब, ये इसमें भी C और C++ का काफी यूजेस है। ऑटोडेस्क जो है ये एनिमेशन के लिए यूज होता है, 3D एनिमेशन के लिए, तो इसमें भी काफी ज्यादा यूजेस जो है वो C और C++ का है। ठीक है, तो कुछ मल्टीमीडिया प्लेयर्स, अब आप देखते होंगे कि आपने मल्टीमीडिया प्लेयर्स जैसे विंडोज मीडिया प्लेयर आप यूज करते हो, आप VLC यूज करते हो, उसके पहले विनायम आता था। ये सारी चीजें जो है वो भी C और C++ को यूज करके बनाई गई है। मतलब सोचिए कि कितना वास्ट एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हमें C और C++ की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि C++ आप पढ़ेंगे और ये सब बनाने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तरीके होते हैं काफी ज्यादा, जो पहले तो हमें समझना पड़ेगा C++ कैसे स्केल करता है, कैसे बनता है, कैसे उसमें प्रोग्रामिंग यूज होते हैं। और उसके बाद जब आप सब ये सारी चीजें, जब बेसिक चीजें सीख जाएंगे, तब फिर आप को जो है सॉफ्टवेयर बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाना वो एक दिन दो दिन का काम नहीं है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम में करने के लिए वो आपको लेकर के बैठना पड़ेगा। आप अपने बीटेक के प्रोजेक्ट्स के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, कुछ ना कुछ इस तरीके का आप मल्टीमीडिया प्लेयर बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें कि बहुत सारे वेबसाइट्स जो है वो भी जो है C और C++ के यूज करके बनाया हुआ है, जैसे कि YouTube हो गया, Facebook हो गया, ट्विटर हो गया, है ना। ये आपका FB है ना, फेसबुक, और ये आपका ट्विटर है। तो ये सब सारी चीजें जो है ये कौन बनाता है, ये सब जो है C और C++ का यूज करके ही जो है वो बना हुआ है। तो ये सारे वेबसाइट्स बनाने में भी हमारी मदद करता है C और C++।
नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। नाउ व्हाट आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, मैं बताऊंगा इसको भी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। आपने नाम सुना होगा, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, है ना, असेंबलर्स। तो ये सब है क्या, होता क्या है कि जब भी हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं, है ना, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। होता क्या है कि whenever we are writing a program, whatever the programs is written, all these programs are in high level language। किस में होते हैं ये, हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं। अब ये जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर हमारी चीजों को समझ नहीं पाता, हम जो भी लैंग्वेज लिखें वो समझ नहीं पाता। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, और बाइनरी लैंग्वेज समझता है इसका मतलब क्या है, वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, मतलब 0 और 1, जिसको कि हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, दिस हैज टू बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज, है ना, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको कि हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। और ये बाइनरी लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 के रूप में होता है। तो हमें प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको कि हमें कन्वर्ट करना है लो लेवल लैंग्वेज में, है ना, ये लो लेवल लैंग्वेज में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। होगा कैसे, कैसे होगा, तो होता क्या है कि जब हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्टेड थ्रू, इस बीच में जो है हमारे पास होता है असेंबलर, है ना, ये क्या होता है, असेंबलर होता है। असेंबलर के द्वारा जो है हम लोगों को सिंबॉलिक कोड्स जनरेट किया जाता है। इसमें हम लोग सिंबॉलिक कोड्स को जनरेट करते हैं, और ये सिंबॉलिक कोड्स जो है काफी आसानी से जो है हमारे जितने भी कोई भी लैंग्वेज को वो सिंबॉलिक कोड्स को आसानी से जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया असेंबलर के द्वारा सिंबॉलिक कोड्स में। ये करने के लिए हमें जरूरत पड़ता है कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर। अब ये दोनों क्या होते हैं, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज कीजिए हमने मेन फंक्शन लिखा, है ना, और उसके बाद ये हमारा कोड्स है, लाइन ऑफ कोड्स है, ये मेन फंक्शन है हमारा, है ना, और इस मेन फंक्शन को लिखने के बाद, ये जो मेन फंक्शन है इसको लिखने के बाद जो है हमारे पास जो भी लाइन ऑफ कोड्स है, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंबॉलिक कोड्स। तो अब इसमें जब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, तो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट जब किया जाता है तो वो इंटरप्रेटर के द्वारा लाइन बाय लाइन जो है वो इंटरप्रेटर के द्वारा किया जाता है। लेकिन एज अ होल प्रोग्राम अगर एक साथ करना होगा तो वो कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यही दोनों चीजें हैं जिसके कारण जो है हमारा असेंबलर सिंबॉलिक कोड्स में कन्वर्ट कर पाता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को। और ये हाई लेवल लैंग्वेज जब कन्वर्ट हो जाता है सिंबॉलिक कोड में, तो कोई भी सिंबॉलिक कोड मशीन लैंग्वेज में आसानी से कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, हम लोग सी में लिखें, C++ में लिखें, जावा में लिखें, किसी में भी लिखें, हम लोगों को वो सारे लैंग्वेज जो है वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं सिंबॉलिक कोड्स में, एंड दैट इज कॉल्ड एज असेंबलर्स, जो कि सिंबॉलिक कोड में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद उस सिंबॉलिक कोड्स में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो है वो क्यों करता है, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर की वजह से करता है। और उसके बाद वो कन्वर्जन जो है, जो सिंबॉलिक कोड्स में जो कन्वर्ट करता है, उसके बाद इसमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना काफी आसान है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने हाई लेवल लैंग्वेज लिखा, दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंबॉलिक कोड्स बाय द असेंबलर using compiler and interpreter, and then symbolic codes are again converted to machine level language. So this is the whole process
for a particular computer to understand whatever you have written in a programming language। जो भी आपने लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए हम लोग पीछे चलते हैं, यहाँ पे जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है उसी की बात हो रही है। कंपाइलर्स क्या होता है? कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड टू मशीन लेवल लैंग्वेज। जो मैंने बताया वही चीज यहां पे लिखी गई, और ये पूरा का पूरा इन वन गो, कहने का मतलब होल प्रोग्राम, इट टेक्स होल प्रोग्राम, है ना। ये होल प्रोग्राम एक साथ लेता है और एक साथ जो है कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है हमारे सिंबॉलिक कोड्स में। जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है? इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड टू मशीन लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। ये इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन जो है ये कन्वर्ट करता है, एक एक लाइन एग्जीक्यूशन करता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि हो सकता है कि पूरे प्रोग्राम में ए का जो वैल्यू है एक समय 1 था, तो हो सकता है कि दूसरे समय में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो यूज होता है इंटरप्रेटर्स या असेंबलर्स, तो यहाँ पर जो भी इंटरप्रेटर यूज होता है वो लाइन बाय लाइन करेगा। तो हर लाइन में उस ए का क्या वैल्यू है वो नोटिफाई करेगा, और तब जाकर के कंपाइलर एक बार होल प्रोग्राम लेगा और तब इसको जो है कन्वर्ट किया जाए। तो वही है, कंपाइलर हमेशा सी का कंपाइलर अलग होता है, सी प्लस प्लस का कंपाइलर अलग होता है, जावा का कंपाइलर अलग होता है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग कंपाइलर भी होता है ना। असेंबलर्स क्या है? कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज कोड टू मशीन लैंग्वेज इनटू वन गो। तो जो भी आपका असेंबलर है वो क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है, असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, किसके लिए? सी प्लस प्लस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। नाउ आई विल गो टूवर्ड्स सम बेसिक फैक्ट्स, जिसमें कि हम लोग आगे चलेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन, है ना, क्योंकि कुछ चीजें मैंने बता दी है तो वहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में है प्रोग्रामर्स राइट इंस्ट्रक्शंस इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामर्स राइट इंस्ट्रक्शंस इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू परफॉर्म देयर कंपाइलेशन। तो प्रोग्रामर्स जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, जिसको कि हम लोग जो है काफी सारे कंप्यूटेशन टास्क करने के लिए और किसी न किसी लैंग्वेज में परफॉर्म करते हैं और उसको फिर कन्वर्ट करते हैं। जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज, ये कंप्यूटर समझता है, ये किसके लिए है? कंप्यूटर के समझने के लिए है। असेंबली लेवल लैंग्वेज इंटरमीडिएरी है ना, इंटरमीडिएरी लैंग्वेज। ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? ये यूजर के द्वारा लिखा जाता है, ये यूजर्स लैंग्वेज है ना। तो यूजर का जो लैंग्वेज है दैट हैज टू बी कन्वर्टेड टू असेंबली लेवल लैंग्वेज। ये जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है असेंबली लेवल लैंग्वेज में, और फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो जाकर के कंप्यूटर समझ पाता है। ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है? सो समझिएगा, मशीन कोड्स और मशीन लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा जो है ये मशीन कोड्स जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ईच इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स अ वेरी स्पेसिफिक टास्क। हर अलग अलग जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अलग अलग उसका काम होता है ना। सच एज लोड का अलग काम है, जंप का अलग काम है ना। और an ALU operation on a unit of data in a CPU register or memory। तो ALU operation in a unit of data in a CPU register और memory, कहने का मतलब ये जो operations हैं वो कहाँ होते हैं? वो as a data लिया जाता है CPU register में, memory में, है ना। Every program directly executed by CPU is made up of a series of such instructions। तो जितना भी प्रोग्राम्स लिया जाता है वो सारे प्रोग्राम्स CPU के द्वारा जो है किया जाता है प्रोसेसिंग, और ये सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज
विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, है ना, जो कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके कारण जो है हम लोगों का जो कंप्यूटर है वो हमारे लैंग्वेज को समझ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या है? एन असेंबली लेवल लैंग्वेज और असेंबलर, है ना, इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असेंबलर क्या है? एक लो लेवल लैंग्वेज है। अब ये लो लेवल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है, जो हमारा इंटरप्रेटर है, वो कन्वर्ट करता है चीजों को समझने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको जो है कन्वर्ट करता है सिंबॉलिक कोड्स में। तो जो सिंबॉलिक कोड्स जनरेट होता है ना, वो बहुत ही नियर है जीरो और वन के, मतलब बाइनरी लैंग्वेज के बहुत नियर है। इसीलिए जो है फाइनली जो है हमें लो लेवल लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना है, जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करेगा? हमारा असेंबलर करेगा। तो असेंबलर जो है वो ज्यादा जो है आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होता है वो आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए कहा गया है फॉर अ कंप्यूटर और अदर प्रोग्रामेबल डिवाइस इन विच देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग generally one-to-one correspondence between the language and the architecture's machine कोड इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पर जो है जितने भी कोड्स वगैरह लिखे जाते हैं वो मशीनरी कोड्स अगर कैसे समझेंगे, हमारे हार्डवेयर को समझाना है कि हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, वो सारे कोड्स हमारे हार्डवेयर के द्वारा समझे जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है कौन करेगा? करने वाला हमारा असेंबलर होगा और उसी तरीके से जो है हमारा जो असेंबली लैंग्वेज है उस उन सिंबॉलिक कोड्स को जनरेट करेगा। असेंबली लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। असेंबली लैंग्वेज क्या क्या किया जाता है? वो एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय अ यूटिलिटी प्रोग्राम रेफर्ड टू एज एन असेंबलर। तो ये असेंबलर जो है वो सारे असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है and the conversion process is referred to as assembly। जो conversion process है उसको assembly बोलते हैं और assembling the code, है ना। तो ये पूरे assembling codes को assemble करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज। जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं वो सब हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज इज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट enables डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, है ना, डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम in much simpler programming context and is generally independent of the computer's hardware architecture। तो ये जो है कंप्यूटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर से इसको कोई मतलब नहीं होता है। जैसे C++, जावा, ये सबको हार्डवेयर से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि ये फाइनली कन्वर्ट हो जाना है मशीन लेवल लैंग्वेज में, है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाना है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाना है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज हैज अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब यहां पर हायर लेवल लैंग्वेज क्या है? हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को यूज करता है। हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? जहां पर कि आप अपने डेटा को या ऑब्जेक्ट्स को आप किसी न किसी रूप से चाहो तो सिक्योरिटी पर्पस से कहीं ना कहीं हाइड कर सकते हो, छिपा सकते हो। ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, वो भी आगे हम लोग देखेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज हैज अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड फोकसेस मोर ऑन द प्रोग्रामिंग लॉजिक रादर देन द अंडरलाइंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज मेमोरी एड्रेसिंग एंड रजिस्टर यूटिलाइजेशन। जितना भी हम लोगों के पास हार्डवेयर है उनके कंपोनेंट्स को एज अ मेमोरी एड्रेसिंग या रजिस्टर यूटिलाइजेशन की जब बातें होंगी तो उसमें जो है हम लोग इस तरीके से हार्डवेयर कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करने के लिए ऐसा प्रोग्रामिंग लॉजिक लिखते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा ही लिखा जा सकता है। The first high-level language programming language was designed in 1950s। सबसे पहले कौन बना था? 1950s में
हाई लेवल लैंग्वेज आया था। नाउ देयर आर डजन्स, अभी बहुत सारे जो हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गए हैं। जैसे पहले था अडा है, एल्गोल है, बेसिक है, ये सब हाई लैंग्वेज हुआ करते थे। कोबोल है, सी है, सी प्लस प्लस, जावा, फॉर्ट्रन, लेस, पास्कल, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ये सब सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ऐसे बहुत पहले से चले आ रहे हैं। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। पहले अडा आया, फिर अल्गोल आया, बेसिक आया, कोबोल आया, सी आया, सी प्लस प्लस आया। ऐसे कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नए नए आते गए और जो पुरानी लैंग्वेज है उससे बेहतर लैंग्वेज बन के उभरते गए, है ना। सच लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज के काफी जो है ये नजदीक है। मतलब इसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा यूज होते हैं, तो जिसमें कि हमें काफी अच्छे से समझ में आता है, लेकिन कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाता। कंप्यूटर में सोचिए 0 और 1 समझ पाता है, तो अब हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है ना कि हम किसी लैंग्वेज को 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 इस तरीके से लिखें। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। तो हम लोग उसको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं और असेंबलर के द्वारा उसको कन्वर्ट करा देते हैं ताकि वो मशीन लेवल लैंग्वेज में लिख पाए। ठीक है। In contrast, assembly language are considered low level because they are very close to मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो आपका मशीन लेवल असेंबली लेवल लैंग्वेज है उसको जो है लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, है ना। वो लो लेवल लैंग्वेज होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। प्रोसीजरल, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको पीओपी लैंग्वेज कहते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारा जो सी है वो ये प्रोसीजर ओरिएंटेड है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन कौन सा है, सी प्लस प्लस है, जावा है। तो ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना। तो ये चीजें याद रखेंगे। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक होता है, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन द प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच द प्रॉब्लम इज व्यूड एज सीक्वेंस ऑफ थिंग्स टू बी डन सच एज रीडिंग, कैलकुलेशन एंड प्रिंटिंग। तो यहाँ पर जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका बहुत ज्यादा यूजेस बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण सी प्लस प्लस को लाया गया है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली किस लिए यूज होता है कि भैया किसी चीज को टेक्सचुअल में करना है, टेक्स्ट चीजें यूज करनी है, तो उसके लिए रीडिंग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब वहां पे कैलकुलेशन, जैसे आप कैलकुलेटर वगैरह का प्रयोग करते हैं, वहां पे सी का प्रयोग होता है। जहां पर आप प्रिंटिंग वगैरह का कुछ ऑप्शन देते हैं वहां पर सी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है सी काफी लिमिटेड जगह पे यूज होता है ना। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ राइटिंग अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि हम लोग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिखते चले जाते हैं और एक्शंस ऑफ द कंप्यूटर टू फॉलो ऑर्गेनाइजिंग these instruction into groups known as functions। तो इसमें काफी सारी चीजें जो है हम लोग करते हैं जिसमें कि हम लोग फंक्शंस का यूटिलाइज करते हैं। हमने सी में पढ़ा था कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो डिफरेंट फंक्शंस है, उसको हम लोग वो बना भी सकते हैं जिसको कि हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी बोलते थे, है ना। तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पर हम लोग सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता था तो उसमें जो है सारे फीचर्स नहीं हुआ करते थे, जो कि बाद में सी प्लस प्लस वगैरह में, जावा में आ गए हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मेन प्रोग्राम है, फंक्शन 1 हमने लिखा, फंक्शन 2 लिखा, फंक्शन 3 लिखा। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में हम लोग लिखते थे। मेन प्रोग्राम के अंदर में ये फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 हम लोग क्रिएट करते थे, है ना। तो ये प्रोसीजरल में होता है। द डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोसीजरल, अब डिसएडवांटेजेस क्या था इसमें कि जब डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ग्लोबल डेटा एक्सेस। ग्लोबल डेटा एक्सेस हम लोग देते थे, उसको हर जगह यूटिलाइज करने में बहुत इश्यू होते थे। इट डज नॉट मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। रियल वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत दिक्कतें आती थी। डेटा हाइडिंग टेक्निक उसमें नहीं था। तो
तो ये सारी चीजें सिक्योरिटी पर्पस से भी जो है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो सही नहीं था। तो जहां पर हमारा जो है चीजें थोड़ी सी दिक्कत में आ जाती थी, जैसे ग्लोबल डेटा है तो फंक्शन 1 करेगा, फंक्शन 2 करेगा, फंक्शन 3 करेगा, है ना। तो ग्लोबल डेटा अलग लेना पड़ता था, इसमें ग्लोबल डेटा अलग लेना पड़ता था, उसी फंक्शन को फिर से यूटिलाइज करने के लिए अलग ग्लोबल डेटा को लेना पड़ता था, है ना। तो ग्लोबल डेटा क्या होता है, याद होगा आपको कि हम जब मेन फंक्शंस लिखते थे, है ना, तो मेन फंक्शंस यहाँ पे आपका इंक्लूड stdio.h हुआ करता था, राइट। अब यहां पर हम लोग int a, b लिख देते हैं, तो ये आपका ग्लोबल हो जाता है ना। मेन फंक्शन है ये पूरा प्रोग्राम है, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन होता था। तो इसमें दिक्कतें आती है हर जगह, ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये काम नहीं करता है सही से। तो इसको करने के लिए हमें C++ या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। कैरेक्टरिस्टिक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है, एम्फेसिस ऑन डूइंग थिंग्स एल्गोरिथम बेस्ड हुआ करते थे। लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में हम लोग बांट देते थे। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस शेयर ग्लोबल डेटा, जितना भी फंक्शन है वो केवल ग्लोबल डेटा को हम लोग ले पाते थे, जो भी फंक्शनैलिटी यूज करना है। लेकिन अलग अलग अगर मान लिया हमको क्लास क्रिएट करना है तो वो इसमें पॉसिबल नहीं था, ठीक है। डेटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, फंक्शन ट्रांसफॉर्म्स डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन में जो है कन्वर्ट कर पाते थे। एम्प्लॉयज टॉप डाउन अप्रोच इन प्रोग्रामिंग डिजाइन, तो यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच को भी यूटिलाइज किया जाता था। तो ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जो कि बहुत कम फीचर्स हैं इसमें, है ना, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में चेंज हुआ। कैसे हुआ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज एन अप्रोच दैट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ मॉड्यूलराइजिंग प्रोग्राम्स में कई सारे मॉडिफिकेशंस आ गए और प्रोग्राम बहुत बेहतर तरीके से बनने लगा। वो आपका C++ के जरिए या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए बनने लगा। बाय क्रिएटिंग पार्टीशन मेमोरी एरिया, एक मेमोरी को कई सारे हिस्सों में बांटने का अगर काम हो, फॉर एरिया फॉर both data and functions that can be used as templates, creating copies of such modules on demand। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाना शुरू किया। ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, डेटा फंक्शंस इसमें यूटिलाइज हो सकते हैं, डेटा फंक्शंस इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे, जो कि हमारे पास सी में नहीं था, जो कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड में नहीं था। एक सी ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें भी हमने फंक्शन क्रिएट किया और ये तीनों फंक्शन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये चीजें पहले नहीं थी, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये सारी चीजें हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये जानना चाहिए, है ना। तो एम्फेसिस इज ऑन डूइंग रादर देन प्रोसीजर। अब यहाँ पे जो है प्रोसीजरल वे में मूव करने से अच्छा है कि यहाँ पर हमने कुछ नए रूप में इन चीजों को लिया है। तो एम्फेसिस इज ऑन डूइंग रादर देन प्रोसीजर। प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू व्हाट आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स, जो प्रोग्राम्स हैं वो डिवाइड कर दिए गए ऑब्जेक्ट्स के रूप में, है ना। डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइंड सच दैट दे कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट्स, डेटा स्ट्रक्चर्स इस तरीके से डिजाइन किए गए ताकि जो है हमारा जो स्ट्रक्चर्स है, डेटा स्ट्रक्चर जो है उस तरीके से डिजाइन किए गए ताकि वो जो है हमारे ऑब्जेक्ट्स के प्रति जो है काफी ज्यादा बढ़िया से उसको समझ पाए, उसको यूटिलाइज कर सकें। फंक्शंस दैट ऑपरेट इन द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर टाइड टुगेदर इन डेटा स्ट्रक्चर, जो भी फंक्शंस यूटिलाइज कर सकते हैं वो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह में हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जो कि स्ट्रक्चर्स वगैरह कहाँ बनते थे, सी में बनते थे। यहाँ पर क्या है, फंक्शंस और स्ट्रक्चर दोनों को कोरिलेट करवा रहे हैं, है ना। डेटा इज हिडन एंड कांट बी एक्सेस्ड, यहाँ पे डेटा हाइडिंग टेक्निक भी यूटिलाइज हुआ है। ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू फंक्शंस, जो कि मैंने अभी लास्ट में अभी आपको दिखाया है पिछले वाले स्लाइड में। तो ऑब्जेक्ट्स में भी कम्युनिकेटेड
with each other through functions, है ना. न्यू डेटा एंड फंक्शंस कैन बी इजिली एडेड. नया डेटा कहीं पर भी ले सकते हैं, कहीं भी नया फंक्शन बना सकते हैं, वो सारी चीजें फैसिलिटीज इसमें हैं. फॉलोज बॉटम अप अप्रोच, वो था टॉप डाउन अप्रोच, और ये है बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं. तो ये काफी अच्छा अप्रोच होता है जिसमें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा अच्छे तरीके से बनाए जा सकते हैं. ये सारी चीजें, ये सारे फीचर्स हैं, और आपको ये आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ये सारे जो है आपके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं. तो गाइज ये सब इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. एक न एक क्वेश्चन तो इसमें से आना है कि आखिर डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसीजरल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीओपी एंड ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो ये दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है. ये भी आ सकता है कि भैया ऊप के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, आपका सी का कैरेक्टरिस्टिक्स से कितना डिफर कर रहा है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो प्लीज डू रिमेंबर दैट वी हैव स्टार्टेड द बेसिक्स. आज जो है हम लोगों ने कुछ बेसिक्स कर लिया, काफी चीजें इसमें मैंने आपको बताई हैं. इसको आप एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, इसको प्लीज निरंतर पढ़ते रहिए. और तब तक के लिए धन्यवाद. और अब मैं जो है आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड with some new topics. Bye bye, take care, have fun, and keep studying.